अब आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग मुसलमान होते हैं। राहुल गांधी की जो फादर है राजीव गांधी, उसको मारने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अपने एक तरफ था बेल्जियम अप्रोच और एक तरफ था श्रीलंकन अप्रोच। पहले श्रीलंकन अप्रोच देख लेते हैं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन में 543 सीट्स थी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो इंटरेस्टिंग से इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले पावर शेयरिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। पहले बेसिक कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले अगर आप देखोगे पूरे यूरोप में, तो एक ही तरीके की प्रथा चलती थी कि एक राजा होता था और उसका किंगडम होता था। तो राजा के पास में ही सारी पावर होती, चाहे वो कानून बनाने की पावर हो, चाहे उस कानून को एग्जीक्यूट करने की पावर हो, या फिर जुडिशियल पावर हो। तो सारी पावर राजा के पास होती। कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला सिस्टम था ही नहीं। फिर क्या होता है, आपको याद है हमने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक थिंकर का नाम आता है, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी थी, उनके किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। 1748 में एक किताब लिखी थी। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि भैया किसी भी सरकार की जो पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होनी चाहिए। पहला लेजिस्लेचर, यानी कि जो कानून बनाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कानून को लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। और तीसरा जो कानून तोड़ता है, उनको पनिश करने के लिए जुडिशरी। तो सारी पावर किसी एक इंसान के पास या किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए, जिसकी वजह से पावर का मिसयूज भी हो सकता है। अब फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं क्या होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है, फ्रेंच लोगों की सरकार आ जाती है, लोग अपनी सरकार बिठाते हैं। उसके बाद फ्रेंच लोग क्या करते हैं, पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं देते, पावर को डिवाइड करते हैं। और फ्रांस रिवॉल्यूशन बाकी कंट्रीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। जब बाकी कंट्रीज आजाद हो जाती है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो इंडिया भी यही मॉडल अपनाता है। इंडिया में भी जुडिशरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और लेजिस्लेटिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे दुनिया में एक कंसेंसस है कि पावर को हमें डिवाइड करना चाहिए इन 3 पार्ट्स में। और आज भी इन पावर को ऐसे ही डिवाइड किया जाता है। समझ में आया? चलो, तो जब इंडिया को आजादी मिलती है तो इंडिया भी पावर शेयर करता है। किसके साथ? अपने स्टेट्स के साथ पावर शेयर करता है, अपने लोगों के साथ पावर शेयर करता है। कौन सी पावर शेयर करता है? कानून बनाने की पावर, एग्जीक्यूट करने का पावर और जुडिशियल पावर, टैक्सेशन पावर, लोगों को वोट देने का पावर। तो इंडिया भी अपनी पावर शेयर करती है। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, किसी देश के साथ क्या हो सकता है। तो देखो होता क्या है, यह है इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। अब 1947 में क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो बन जाता है। अब आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग मुसलमान होते हैं, मोस्टली बंगाली बोलते हैं यहां पे। और वेस्ट पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी है। पंजाब वाला, ये उनका पंजाब रीजन है, यहां पे पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम है। तो एक तरफ पंजाबी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, एक तरफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, और बीच में इंडिया। अब होता क्या है भाई, देखो आजादी के बाद में वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस अपना बिछा देता है। तो होता क्या है कि बंगाली जो है, बंगाली लैंग्वेज को सप्रेस किया जाता है और उर्दू जो है उनके ऊपर थोपी जाती है। तो अब यहां पे क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं 1970s के आसपास। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या करता है, उस इलेक्शन को सप्रेस कर देता है। जो उनका लीडर चुन के आता है उसको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है। तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली लैंग्वेज को सप्रेस करता है। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है, उनके रिसोर्सेस को लूट लेता है। और जब उनके वहां पे इलेक्शन होता है तो उनकी इलेक्शन के रिजल्ट को भी डिनाई कर देता है। बंगालियों को टारगेट करके मारा जाता है और उर्दू उनके ऊपर थोपी जाती है, जबकि उर्दू उनकी लैंग्वेज थी नहीं। अब यहां पे आप देखो क्या गलती किया वेस्ट पाकिस्तान ने। एक, ना आपने उनके साथ पावर शेयर की, कौन सी, ना पॉलिटिकल पावर शेयर की, जो कि आपने करना चाहिए था। ना वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सके, क्या वो पावर शेयर की, वो भी पावर शेयर नहीं की। तो अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली ये होता है, ये तस्वीर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। यहां पे पाकिस्तान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है इंडिया को, यानी कि हम इंडियंस हेल्प करते हैं ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए। और यहां पे बन जाता है बंगाली बोलने वालों का देश, दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। तो यह होता है किसी देश के साथ जब आप अपनी पावर शेयर नहीं करते हो। जब पावर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तब ये परिणाम होते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
क्या हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हुए? बिल्कुल नहीं हुए। क्या हमने कोई सबक सीखा? बिल्कुल हमने सबक सीखा। क्या सबक सीखा हमने ईस्ट पाकिस्तान से, जो वेस्ट पाकिस्तान ने उनके ऊपर किया? हमने स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू एंड कश्मीर को, आप लैंड नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 370 के बारे में आपने सुना होगा, अभी तो नहीं है लेकिन पहले था। तो क्या हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पावर शेयर की क्योंकि वो स्पेशल थे? हाँ। क्या हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए? नॉर्थ ईस्ट में भी आप लैंड नहीं खरीद सकते। तो ये क्या है? आपने पावर शेयर की किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, ताकि वो देश में रहे। अच्छा, क्या आपने पॉलिटिकल पावर शेयर की हमारे देश के लोगों के साथ? बिल्कुल की। क्या आपने लैंग्वेज की पावर दी स्टेट्स को? यस, जो स्टेट जो लैंग्वेज बोलना चाहता है, जो लैंग्वेज में काम करना चाहता है, जैसे तमिलनाडु में तमिलियन बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलते हैं, केरला में मलयालम बोलते हैं। क्या हमने एजुकेशनल पॉलिसी बनाने की पावर दी? बिल्कुल दी। क्या हमने एससी एसटीज को, माइनॉरिटीज को, क्या उनको हमने पावर दी? यस, हमने उनको कल्चर की पावर दी, एजुकेशन की पावर दी। क्या हमने रिलीजन की फ्रीडम दिया? हमने वो भी तो पावर शेयर की। तो पावर जब शेयर करोगे तो देश बना रहेगा, पावर शेयर नहीं करोगे मेरे दोस्त तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश बिखर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी देश में पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पावर शेयर नहीं किया तो देश के टुकड़े होना तय है। अब देखो, अब इसी से मिलता जुलता हम एक केस स्टडी देखते हैं बेल्जियम का। इस चैप्टर में हमें दो केस स्टडीज देखनी है, बेल्जियम और श्रीलंका की। तो श्रीलंका क्या पावर शेयर करता है, नहीं करता है? बेल्जियम अपने लोगों के साथ पावर शेयर करता है, नहीं करता है? करता है तो क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो बेल्जियम देखो, एक बार बेल्जियम का मैप देख लो, बेल्जियम के आसपास वाले कंट्रीज देख लो। इधर से है जर्मनी, नॉर्थ से देखोगे तो नीदरलैंड है, इधर से लक्समबर्ग है, बहुत छोटा कंट्री है लेकिन अमीर है, और इधर से है फ्रांस। तो बेल्जियम इन कंट्रीज से घिरा हुआ है और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन इनके आसपास 1 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन है। अब अगर आप बेल्जियम का मैप देखोगे तो ये उनका नॉर्दर्न रीजन हो गया, ये सदर्न रीजन हो गया। अब नॉर्दर्न रीजन में आप देखोगे तो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। अब नॉर्दर्न रीजन को ये कहते हैं फ्लेमिश रीजन और सदर्न रीजन को ये कहते हैं वॉल्दिया रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन में आप देखोगे तो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, सदर्न रीजन में आप देखोगे तो यहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा। और अगर ओवरऑल कंट्री में आप देखोगे तो ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि जो डच भाषा बोलती है। ध्यान में रखना, मेजॉरिटी में कौन है पूरे देश में? वो है डच। 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। तो फ्रेंच रहते हैं साउथ में और नॉर्थ में कौन रहते हैं? डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब इसकी कैपिटल है ब्रसल, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल। अब ब्रसल में उल्टा है भाई, ब्रसल में 80% फ्रेंच लोग हैं और 20% कौन है? डच। तो उल्टा है, पूरे देश में अलग है, पूरे देश में डच मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में डच माइनॉरिटीज में है और 1% लोग जर्मन भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमने देखा पूरे देश में, लेकिन रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके पास ज्यादा है, एजुकेशन उनके पास ज्यादा है और सोसाइटी में अच्छी पोजीशन भी उनके पास है। अब देखो, जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है उनके पास एजुकेशन अच्छा है, जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है उनके पास में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है उनके पास में सोसाइटी की इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सरकारी जॉब हो गया या पॉलिटिशियंस हो गए, वही है। तो जलन किसको महसूस होगी भाई? ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी में है। तो होता यह है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द बेल्जियम। तो उनको कैसे फील होगा भैया? ऑब्वियसली उनको ऐसा फील होगा कि यार इनको जो है, इनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो बहुत सारा डेवलप कर लिए। अब यहां पे आप देखोगे तो दो कम्युनिटीज के बीच में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, डिससैटिस्फैक्शन बहुत बड़े लेवल तक बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज को सप्रेस करेगी? क्या ऐसा होगा जैसे पाकिस्तान ने किया था? पाकिस्तान में आज भी देखो क्या होता है, मेजॉरिटी में कौन है आपको पता है, माइनॉरिटीज में कौन है? सिख लोग है, हिंदू लोग है, क्रिश्चियंस लोग हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रही है आप लोगों को पता ही है। पहले पाकिस्तान में 10% माइनॉरिटीज थी, आज 1% से भी कम रह गई है। सेम गोज विद बांग्लादेश ऑल्सो। तो अब देखो, ब्रसल प्रेजेंट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसल में क्या प्रॉब्लम है? डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूएट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो पूरे देश में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, लेकिन हावेवर वो माइनॉरिटी है कैपिटल सिटी ब्रसल में। अब देखते हैं यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो आप देखोगे कि डच स्पीकिंग पूरे देश में ज्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने नंबर का एडवांटेज उठा सकते हैं।
वो फोर्स कर सकते हैं फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग लोगों को देश से बाहर निकलने के लिए। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटीज को डोमिनेट कर सकती है। इससे क्या होगा, दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और इससे देश टूटने का भी डर है भाई। तो क्या इनका देश टूटता है? क्या इनका देश नहीं टूटता? कैसे ये अपने दो कम्युनिटीज को आपस में एडजस्ट करते हैं, ये अपन बाद में देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं अपन श्रीलंका। अगर आप देखोगे, यह है इंडिया, यह है श्रीलंका। इंडिया से सबसे पास में कौन सा स्टेट है श्रीलंका का? तो वो है तमिलनाडु। अगर आप ये ऊपर वाला रीजन देखोगे, इसे कहते हैं जाफना वाला रीजन। तो श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है, कुछ कुछ किलोमीटर ही दूर है अपना तमिलनाडु से। तो यहां की पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ के आसपास। अब होता क्या है? होता यह है कि आज से लगभग 100-200 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, तमिलनाडु से लोगों को उठाते हैं और तमिलनाडु से लोगों को उठा के इस नॉर्दर्न पार्ट में एस्टैब्लिश करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन उगते थे और प्लांटेशन के लिए आपको वर्कर चाहिए और प्लांटेशन के लिए आपको पढ़े लिखे वर्कर्स चाहिए होते हैं, हिसाब किताब लिखने वाले वर्कर्स चाहिए होते। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने तमिलियंस को उठाया और तमिलियंस को उठा के यहां पे लाके सेटल करवा दिया। अब इनकी जनरेशंस निकल गई, आज भी यहां पे आप देखोगे इंडियन तमिल्स रहते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं जाफना, यहां पे रहते हैं इंडियन तमिल्स। अब देखते हैं अपन श्रीलंका की डाइवर्स पॉपुलेशन कैसी थी। तो आप देखोगे श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन ऐसी थी जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलती थी। सिन्हाला मतलब होता है कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और वहां के रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। वहां पे मोस्टली बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है। अब तमिलियंस की बात करते हैं, तो पूरे श्रीलंका में 18% पॉपुलेशन ऐसी है जो तमिलियन में बात करती है। उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% जो है वो इंडियन तमिल है, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया आए थे, राइट, प्लांटेशन के टाइम पे। अब देखोगे मोस्ट सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिज्म इज द रिलीजन, स्टेट रिलीजन है उनका। अगर मैं तमिलियंस की बात करूं तो तमिलियंस में हिंदूज भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, और 7% लोग वहां पे क्या है, क्रिश्चियंस है, जो तमिल और सिन्हाला दोनों है। अगर आपने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फॉलो किया और आपने क्रिकेट को अगर आप पसंद करते होंगे, तो कुमार संगकारा हो गया, महिला जयवर्धने हो गया, लसित मलिंगा हो गया, एंजेलो मैथ्यूज हो गया, ये अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो अब देखो क्या होता है। अब यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मेजोरिटी में कौन है? सिन्हाला। माइनॉरिटीज में कौन है? तमिलियंस। तो क्या यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल है भैया। मेजोरिटी माइनॉरिटीज को डोमिनेट कर सकती है। The Sinhala community enjoyed even more majority than we saw in the previous example. It could impose the will on the entire country, जो भी होता भी है। तो क्या यहां पे अब मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज को डोमिनेट करती है? बिल्कुल करती है। तो ये हम पढ़ेंगे इस वाले एग्जाम्पल में, मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अब देखो होता क्या है, श्रीलंकन लोग कैसे डोमिनेंस करते हैं अपने माइनॉरिटीज पे, वो देखते हैं। अब श्रीलंका 1948 में आजाद हो जाता है। अब सिन्हाला के लीडर्स जो है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए था कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज मिलकर भाई एक नया देश बनाते हैं। हमने भी तो किया 1947 में, हमने माइनॉरिटीज को भी लिया, हिंदूज को भी लिया, मुसलमानों को भी लिया, सिख को भी लिया। हमारा देश का तो बंटवारा हो गया था रिलीजन के नाम पे, हिंदू मुसलमान के। लेकिन हमने तभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन को इंटीग्रेट किया अपने पॉपुलेशन में। हमने स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू एंड कश्मीर को, हमने माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया, हमने एससी एसटीज को इंक्लूड किया, हमने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंक्लूड किया, हमने लैंग्वेज के बेसिस पे देश स्टेट्स बनाए। तो ये लोग क्या करते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में लीडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने माइनॉरिटीज को पावर नहीं कर देते, ये डोमिनेंस बिछाते हैं अपना। अब ये डोमिनेंस कैसे बिछाते हैं देखो। क्या वो स्टेप्स लेते हैं सिन्हाला के लीडर्स जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है? सबसे पहले सिन्हाला के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो श्रीलंका के पॉलिटिशियंस होते हैं, 1956 में कानून लेके आते हैं। और कानून में क्या लिखते हैं? कानून में लिखते हैं कि सिन्हाला जो है वो होगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अरे भाई, आपके देश में तमिलियंस भी रहते हैं, आपके देश में दूसरे माइनॉरिटीज भी रहते हैं। अब उनको सिन्हाला नहीं आती, उनको तमिल आती है, तो आपने देश की लैंग्वेज क्या बना दी? ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हाला को। अब तमिलियंस का क्या? आपने तमिलियंस को डिसरिगार्ड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब आप लैंग्वेज के बेसिस पे डिसरिगार्ड करते हो पॉपुलेशन को, तो वो एलियनेटेड फील करती है, वो अलग थलग फील करती है। आपको नहीं लगता जब पाकिस्तान के केस में हमने देखा था बंगालियों को कैसे आपने क्या एलिनेट करा है, जिसकी वजह से आपका देश अलग हो गया? क्या हमने हमारे देश में कभी तमिलियंस या तमिल भाषा बोलने वाले को एलिनेट किया? आप बोल सकते हो। क्या कन्नड़ा बोलने वाले को, मराठी बोलने वाले को, गुजराती बोलने वाले को, हरियाणवी बोलने वाले को, भोजपुरी बोलने वाले को, मलयाली बोलने वाले को, या फिर हिंदी बोलने वाले को, आप इंडिया में जो भाषा बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आप जो भाषा में एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो।
जो भाषा में आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, लोगों की लैंग्वेज ही उनसे छीन ली, जिसकी वजह से लोगों ने एलियनेटेड फील करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा दूसरा आपने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बने। आपने क्या बोला कि भैया जिसको सिन्हाला आती है उनको ही हम यूनिवर्सिटी में पोजीशन में रिकॉग्नाइज करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। जिनको सिन्हाला नहीं आती उनको हम उनके एप्लीकेंट्स को देखेंगे भी नहीं। ये क्या हो गया भाई, आप तो लैंग्वेज प्रेफरेंस कर रहे हो। जिसको सिन्हाला आती है, ऐसा हमारे इंडिया में ऐसा है क्या? जिसको सिर्फ हिंदी आती है हम उसको जॉब में लेंगे, वरना ऐसा नहीं लेंगे। जिसको सिर्फ हिंदी आती है उसको हम यूनिवर्सिटीज में लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा दी और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि जो आज के बाद जो स्टेट रिलीजन होगा, यानी कि श्रीलंका जो रिलीजन होगा, श्रीलंका का रिलीजन होगा बुद्धिज्म, और जो श्रीलंका की सरकार है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और फॉस्टर करेगी, यानी कि उसको बढ़ावा देगी। अब बताओ, क्या वहां पे क्रिश्चियंस नहीं रहते हैं? क्या वहां पे तमिलियंस हिंदूज नहीं रहते, मुस्लिम्स नहीं रहते? आपने सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर एलिनेशन की फीलिंग आती है। चाहते तो आप क्या कर सकते थे, सिन्हाला कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी साथ में मिलकर रह सकते थे, आप उनके साथ पावर शेयर कर सकते थे। आपने क्या चुना? आपने डोमिनेंस चुना। आपने क्या चुना? आपने चुना कि हम मेजॉरिटेरिज्म को फॉलो करेंगे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है हम वो फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में यही किया था। क्या हाल हुआ पाकिस्तान का आपको पता है, और श्रीलंका ने भी यही किया। क्या हाल होगा श्रीलंका का आप अभी तक गैस कर चुके होंगे। तो अब देखो होता क्या है श्रीलंका में, जैसे ही गवर्नमेंट ये मेजर्स अनाउंस करती है तो धीरे धीरे श्रीलंकन के जो तमिल्स है उनके अंदर एलिनिएशन, यानी कि भैया हम तो अलग तलग है इनसे, इसकी फीलिंग आने लगती है। दे फेल्ट दैट कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है सिन्हाला वाली, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो ना हमारे लैंग्वेज की कदर करते हैं, ना हमारी कल्चर की कदर करते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, ना हमें जॉब दे रही है, ना हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, और हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। अब क्या होगा दोस्त? अब होगा सिविल वॉर। वही तो होता है। एज अ रिजल्ट यहां पे रिलेशंस इनके बीच में, किसके बीच में? दो कम्युनिटीज के बीच में, एक तरफ है तमिल से, एक तरफ कौन है? सिन्हाला। इनके बीच में स्प्रेडिंग हो जाता है, इनके बीच में तनाव बढ़ जाता है। अब देखो श्रीलंकन तमिल्स एक पार्टी लॉन्च करते हैं। अब इस पार्टी का नाम देखो क्या है, पार्टी का नाम है LTTE। यहां पे देखो पार्टी का नाम क्या है, LTT। अब LTT का फुल फॉर्म भी सुन लो, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। देखो क्या बोला है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। इल्लम का मतलब होता है स्टेट। अब इन्होंने क्या बोला कि हमको नहीं रहना है श्रीलंका में, नहीं रहना है हमको, हमें लिबरेशन चाहिए। किसको चाहिए? तमिल लोगों को। और क्या चाहिए? इल्लम। इल्लम का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है सेपरेट कंट्री। मतलब कि अभी हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है दोस्त, अभी हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, इतना पार्ट हमको दे दो, हमें अपना खुद का देश बनाएंगे, तमिलियंस का खुद का देश बनाएंगे। हमें इनके साथ नहीं रहना है, बुद्धिस्ट के साथ नहीं रहना है, हमें नहीं रहना है सिन्हाला लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ पावर शेयर की ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी कंट्री को कहते हो कि मुझे तुम्हारे देश के अंदर एक और कंट्री बनानी है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्त। एक तरफ सरकार, एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड क्या थी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशन और जॉब में। Their demand was for more autonomy and provinces populated by Tamils were repeatedly denied. तो अब क्या होगा? क्या आपको लगता है श्रीलंकन गवर्नमेंट इनकी डिमांड मांगेंगे? नहीं मानेगी। तो 1980s के टाइम से क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने LTT का आपको एग्जांपल दिया। और ये LTT का जो हेड होता है, इसका नाम होता है प्रभाकरन। ये प्रभाकरन वही प्रभाकरन है जो इन द राहुल गांधी के जो फादर है राजीव गांधी, उसको मारने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं वो भी कहानी बताऊंगा कैसे। अब देखो क्या होता है, अब ये होता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। एक तरफ से सरकार है जो इनकी डिमांड मानना नहीं चाहती, इनको क्या चाहिए? सेपरेट इल्लम यानी कि स्टेट। एक तरफ सरकार है, एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी है, और ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद की आर्मी बना लेती है, सरकार के लोगों पर हमला करती है, जिसकी वजह से सिविल वॉर छिड़ जाता है। थाउजेंड पीपल मर जाते हैं दोनों साइड के। श्रीलंकन भी मरते, तमिलियंस भी मरते हैं, सिन्हाला भी मरते हैं। मैनी फैमिलीज जो है श्रीलंका को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चली जाती है। बहुत सारे लोग अपना लाइवलीहुड खो देते हैं, अपनी रोजी रोटी खो देते हैं, और एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चालू हो जाती है। एंड में सिविल वॉर कब खत्म होता है? 1980 से शुरू होता है, सिविल वॉर खत्म होता है 2009 में। लोगों की सोशल लाइफ खराब हो जाती है, कल्चरल लाइफ खराब हो जाती है, श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी ध्यान से सुनना। 1990s के आसपास श्रीलंका में सिविल वॉर अपने चरम पे था। एक तरफ LTT
और एक तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि भैया हमारे यहाँ पे सिविल वॉर बहुत चल रहा है और ये एलटीटी वालों ने नाक में दम करके रखा है। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, हमारी हेल्प करो। राजीव गांधी इंडियन आर्मी को भेजते हैं कहां पे, श्रीलंका। तो श्रीलंकन आर्मी इंडियन आर्मी साथ में मिलकर जंगल में जाती है जाफना के, और जंगल में जितने भी एलटीटी के सोल्जर्स थे उनको मारती है। अब एलटीटी को आता है गुस्सा। एलटीटी का जो हैंडलर होता है उसका नाम होता है प्रभाकरन। ये एक प्लान बनाते हैं कि राजीव गांधी को मारना है। कैसे? इंडिया में एक एजेंट भेजा जाता है। राजीव गांधी एक पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं। अब पॉलिटिकल रैली कर रहे होते तो एक औरत आती है, उनको हार पहनाती है और यहाँ पे एक बटन होता है, वो बटन प्रेस करती है। जैसे ही बटन प्रेस करती है पूरा का पूरा स्टेज बॉम्ब से उड़ जाता है और राजीव गांधी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो आप देखोगे ये जो एलटीटी है, ये एलटीटी ने सिर्फ श्रीलंका के नाक में दम नहीं करके रखा था, इसने इंडिया के नाक में भी दम करके रखा था। अब जब किसी भी कंट्री में सिविल वॉर होगा तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो होगा। कंट्री डेवलप कर पाएगी? नहीं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा? बिल्कुल नहीं। कंट्री पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। 2010-11 के आसपास मुझे याद है, चाइना श्रीलंका को लोन देती है और वो लोन वापस चुकता नहीं कर पाते, तो इंडिया हेल्प करती है श्रीलंका की। इसलिए आप देखोगे श्रीलंका और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है आज भी, क्योंकि जब श्रीलंका डूब रहा था तो इंडिया ने ही उनकी हेल्प की। अब अपन देखेंगे कि जो हाल श्रीलंका का हुआ, क्या बेल्जियम का भी वही हाल हुआ? क्या बेल्जियम में भी ऐसी हुआ कि वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, यानी कि बेल्जियम पॉपुलेशन, यानी कि वहां पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, क्या उन्होंने माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार किया? क्या उन्होंने भी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार किया? ये अपन देखते हैं। तो देखो बेल्जियम वाले क्या करते हैं। बेल्जियम की लीडर्स ऐसा नहीं करते। ये गलती जो उन्होंने की थी, बेल्जियम की लीडर्स ये गलती नहीं करती। वो एक दूसरा रुख अपनाते हैं और रुख का नाम क्या होता है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेंगे। तो वो क्या करते, वो रिकॉग्नाइज करते कि भाई देखो हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन अलग है। हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो 1970 से लेके तो 1993 तक बेल्जियम की लीडर्स क्या करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं 4 बार वो इंक्लूड करते हैं। अब वो 4 बार क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। अब ये 4 बार चेंजेस क्यों करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई सब लोग साथ में रहे, सब लोग साथ में विकास करें और सब लोग साथ में आगे बढ़े, वरना सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो आप देखते हैं बेल्जियम ने अपने लोगों के साथ में कैसे पावर शेयर की, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ। अब देखो सबसे पहले बेल्जियम क्या करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब सेंट्रल लेवल में कौन सबसे ज्यादा लोग आएंगे? जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो अब होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार वो ये चेंज लेके आते हैं कि भैया आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एक जैसे होंगे। अरे भाई ये क्या हो गया? आपने पावर शेयर की। देखो समझो, मेजॉरिटी में कौन है? डच। माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच। तो जो मेजॉरिटी में है उसके मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे ना देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहां के मिनिस्टर्स में मुस्लिम मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे ना। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि भले हम मेजॉरिटी में हैं, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम होंगे। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो माइनॉरिटीज को भी लगा ना यार कि हम भले ही माइनॉरिटी में हैं लेकिन हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो माइनॉरिटीज खुश होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। Some special laws were required to support of majority of the members from each linguistic group. तो वो भी लिए। 10, किसी भी एक सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती। सारे कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब दूसरा दिया गया पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी खुश कि भाई हमको पावर मिल गई, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट काम करेंगे, हम लोग सबऑर्डिनेट नहीं है। तो ये दूसरा चेंज। तीसरा, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रसल्स। अब ब्रसल क्या थी? कैपिटल। याद करो कैपिटल में क्या था? 80-20। 80 कौन? फ्रेंच। 20 कौन? डच। तो फिर सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स कहां के होने चाहिए? फ्रेंच। लेकिन नहीं, ब्रसल जो कैपिटल सिटी है यहां पे भी एक गवर्नमेंट होती है, तो ब्रसल के लिए सेपरेट गवर्नमेंट होती है। और ब्रसल में यहां पे मेजॉरिटी अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच लोग ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। फ्रेंच लोग क्या बोलते हैं कि भैया देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया ना, तो अब ब्रसल में भी हम भी आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल एज वेल, क्योंकि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट में।
तो आपने हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने आपको ब्रसेल के गवर्नमेंट में सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो यहां पे डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर्स एक जैसे होंगे, एक ही नंबर होगा। है कि नहीं कमाल का आइडिया? तो आपने कुछ माइनॉरिटीज के लिए किया, माइनॉरिटीज ने भी आपके बदले आपके लिए कुछ किया। चौथा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कितनी कम्युनिटीज है वहां पे? मोटा माटी 3, डच, फ्रेंच, जर्मन। तो एक तीसरी गवर्नमेंट भी बनाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसको इलेक्ट कौन करेगा? उन्हीं के लोग करेंगे। फ्रेंच वाले फ्रेंच को करेंगे, डच वाले डच को करेंगे, जर्मन वाले जर्मन को करेंगे। तो दिस गवर्नमेंट हैज पावर। कैसी? कल्चरल पावर्स। जो भी कल्चरल इश्यूज है आप सॉल्व करो, जो भी एजुकेशनल इश्यूज है आप सॉल्व करो, लैंग्वेज का इश्यू है आप सॉल्व करो। आपको सारी फ्रीडम देके रखी हुई है। 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो पावर तो शेयर कर दिया आपने अपनी माइनॉरिटीज के साथ में। तो अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। बेल्जियम मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये काम कर गया भाई उनके लिए, ये गोटी उनके लिए काम कर गई। अन्यथा क्या होता? जो श्रीलंका में वो यहां पे होता, यहां पे सिविक स्ट्राइफ हो जाता भाई, दो कम्युनिटीज लड़ लेती। इसकी वजह से सोसाइटी में डिवीजन भी नहीं आई, इसकी वजह से सिविल वॉर भी नहीं हुआ। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा बेल्जियम वाला कि जब यूरोपियन यूनियन बनता है, यूरोपियन यूनियन का मतलब होता है सारी यूरोपियन कंट्रीज जब साथ में आती है तो उनका एक यूनियन बनता है, ईयू कहते हैं उसको। जब यूरोपियन यूनियन बनता है तो यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल है, उस हेडक्वार्टर जो है उसको रखा जाता है ब्रसल। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ब्रसल एक सिंबल है किस चीज का? पावर शेयरिंग का। समझ में आया? अब 2 एग्जांपल से आपने क्या सीखा? एक तरफ था बेल्जियम अप्रोच और एक तरफ था श्रीलंकन अप्रोच। पहले श्रीलंकन अप्रोच देख लेते हैं। श्रीलंकन अप्रोच आप देखोगे तो यहां पे पावर शेयर की नहीं, यहां पे मेजोरिटेरिज्म को फॉलो किया गया। मेजोरिटेरिज्म को फॉलो करने की वजह से यहां पे क्या हुआ? आपने पावर शेयर ही नहीं की, आपने सिर्फ डोमिनेंस रखा है। डोमिनेंस की वजह से क्या हुआ? यहां पे सिविल वॉर हो गया। दूसरा आप देखो बेल्जियम मॉडल, यहां पे क्या हुआ? बेल्जियम के लीडर्स को रियलाइज हुआ कि अगर देश की यूनिटी बनाए रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को, उनके कम्युनिटी को, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से आप देखो दोनों म्यूचुअली साथ में है और कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ। इसे कहते हैं पावर शेयरिंग। चाहे तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता था। क्या हमने नॉर्थ ईस्ट के पीपल को इग्नोर किया? नॉर्थ ईस्ट तो एक अलग देश बन जाता। हमने नहीं इग्नोर किया, उनको हमने इंटीग्रेट किया। कश्मीर पाकिस्तान ज्वाइन करने वाला था, हमने बोला हमारे देश में रहिए। हमने उनके साथ पावर शेयर की, आज भी हमारे देश का पार्ट है। हमने हमारी माइनॉरिटीज के साथ में पावर शेयर की। हमारी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है देश में, कम नहीं हो रही, अनलाइक अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो हमने उनके साथ, आपको जो कल्चर फॉलो करना है करो, जो लैंग्वेज बोलना है बोलो, जो धर्म को फॉलो करना है करो, पॉलिटिकल राइट्स दे दिए। आपका लैंड आपसे कोई नहीं छीन सकता, सारे राइट्स हमने दे दिए। तो फिर हमारे देश में सिविल वॉर क्यों होगा? समझ में आया? तो अब समझ गया पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 मार्क का सवाल आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट? टेल मी द प्रूडेंशियल रीजन, टेल मी द मॉरल रीजन। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, इसके प्रूडेंशियल रीजंस बताओ। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि जब अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके देश में आउटकम्स अच्छे आएंगे। क्यों हमें पावर शेयर करना चाहिए? हमें पावर शेयर इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप पावर शेयर करोगे तो इट विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स। जैसे हमने श्रीलंका वर्सेस तमिल्स में देखा, सिन्हाला वर्सेस तमिल्स में देख लिया, बेल्जियम में हमने डच वर्सेस फ्रेंच में देख लिया। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर आप पावर शेयर करते हो। अगर आप पावर शेयर करते हो तो क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस, हमने श्रीलंका में देखा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने श्रीलंका में देखा। तो अगर आपने पावर शेयर कर दी तो ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और जब ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी, देश का विकास भी होगा। आप देखो जहां जहां स्टेबिलिटी नहीं है, जहां जहां ये चलता है, वॉर चलता है, सिविल वॉर चलता है, वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है क्या? वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा, protect minorities group from being marginalized or oppressed by the majority which could otherwise ruin the country। क्यों करना जरूरी है? क्यों हमें पावर शेयर करना जरूरी है? क्योंकि इट कैन रूइन योर कंट्री। और अगर आपने ये नहीं किया, आपने अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने अपने माइनॉरिटीज को ऑपरेस होने से नहीं बचाया, तो आपका देश बर्बाद हो सकता है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, सिविल वॉर चला 1980 से लेकर 2009 तक। समझ में आया? अब आते हैं मॉरल रीजंस। क्यों मॉरल रीजंस हमें फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए? अब इसका मतलब क्या होता है? वैल्यूबल,
ये क्यों वैल्यूएबल है, पावर शेयरिंग करना क्यों वैल्यूएबल है? इसीलिए क्योंकि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा ही है। याद करो मॉन्टेस्क्यू को, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था? मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था कि भाई पावर शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो किसी भी कंट्री की क्या है, स्पिरिट है, आत्मा है। जहां डेमोक्रेसी है वहां पावर शेयरिंग तो है भैया, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा रीजन ये कहता है कि डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी में हु गेट्स अफेक्टेड, वी द पीपल गेट्स अफेक्टेड। तो क्या इनके साथ पावर शेयरिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी है? बिल्कुल है भैया। जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनके साथ तो पावर शेयर आपको करनी ही करनी है। तीसरा रीजन, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर बीन गवर्न। हाउ दे आर गवर्न का मतलब होता है कि किस तरीके से वो गवर्न किए जा रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया से, कौन से प्रोसेस से वो गवर्न किए जा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग की प्रक्रिया से वो गवर्न किए जा रहे हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक जायज गवर्नमेंट वो होती है जहां पे वो अपने सिटीजंस के साथ सिटीजंस को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है, ताकि वो भी सिस्टम में आ सके, सिस्टम में आके पार्टिसिपेट करे एंड पावर शेयर किए। क्या आप लोग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हो? बिल्कुल। वोटिंग के थ्रू क्या आपको पावर मिली है वोटिंग करने के? बिल्कुल मिली है भैया। तो आपका और सरकार का एक रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। तो सरकार ने आपके साथ पावर शेयर की है, बिल्कुल शेयर की है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत इजी सा टॉपिक है, अलग अलग प्रकार पावर शेयरिंग के। तो पहला प्रकार जो है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वही मॉन्टेस्क्यू वाला, कि पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेचर कानून बनाना, कानून एग्जीक्यूट करना, या फिर कानून को तोड़ने वालों को पनिश करना, यानी कि जुडिशरी। इसे ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं या सरकार जो होते हैं आर एट द सेम लेवल। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव भी है, सेम लेवल पे है, लेजिस्लेचर है, सेम लेवल पे है। तो ये लेजिस्लेचर सेम लेवल पे, एग्जीक्यूटिव सेम लेवल पे और जुडिशरी सेम लेवल पे। कोई भी ऊपर नहीं, कोई भी नीचे नहीं, ये तीनों एक दूसरे की तरफ नजर रखते हैं। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है? तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में ही आता है। इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक तरफ है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक तरफ है आपकी जुडिशियल ब्रांच, एक तरफ है आपकी लेजिस्लेचर ब्रांच। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो क्या लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना सकता है? कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जो सरकार को अनलिमिटेड पावर दे दे और लोगों के राइट्स को सप्रेस कर दे? नहीं। अगर ऐसा कानून बनाया तो उसके ऊपर नजर कौन रखता है? जुडिशरी। जुडिशरी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तेल लेने गया तुम्हारा कानून, तो जुडिशरी किसके ऊपर नजर रखती है? लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, जहां पे कानून बनता है। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। क्या मिनिस्टर्स कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? ऑपोजिशन वाले भी होते हैं पार्लियामेंट में। क्या ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अमित शाह मंत्री है, निर्मला सीतारमण मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने अभी रिजाइन किया, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या वो मंत्री थे? तो लेजिस्लेचर में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्या उन्होंने मिनिस्टर से सवाल किया? यस। पेपर कैसे लीक हुआ? नीट का पेपर लीक कैसे हुआ? महंगाई क्यों बढ़ रही है? इथेनॉल क्यों ला रहे हो? ये सारे सवाल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से करता है। यस, करता है। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है? बिल्कुल रखता है भाई। क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे नजर रखता है? बिल्कुल। कैसे? अगर कोई जज करप्शन करे, एक रिसेंटली जज मिला था जिसके घर में लाखों करोड़ों रुपए मिले थे, तो उस जज को सस्पेंड करने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग ऐसे जज को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे नजर रखता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर पे नजर रखता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे नजर रखता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है। यानी कि यहां पे आप देखो, नो ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर है। जितने भी सारे ऑर्गन है, ये तीनों ऑर्गन है, ये सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं, नजर रखते हैं। तो इससे आप देखोगे एक बैलेंस बना रहता है पावर का। कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशियल ब्रांच हो।
मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि लेजिस्लेचर. जज कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लॉ. लॉ का मतलब होता है लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. सब एक दूसरे के ऊपर नजर रखे. अगर कोई एक ऑर्गन जो अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो दूसरा ऑर्गन उसे फटकार लगाता है. कोविड के टाइम पे सरकार निकम्मी थी. सरकार, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो वो किस में आ गई? एग्जीक्यूटिव में. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उनको, क्या कर रहे हो तुम, लोग मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो. समझ में आया? तो हर ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. अब आते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग. वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर, वर्टिकल पावर शेयरिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत. तो ये हो गया आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग. अब डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. यहां पे दिया मैंने, हायर लेवल पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. रीजनल लेवल पे कौन है? स्टेट लेवल और स्टेट गवर्नमेंट. और लोकल लेवल पे कौन है? म्युनिसिपैलिटी. और गांव होगा तो पंचायत. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, तो उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. हमारे देश में वो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, हम उसको कहते हैं, राइट. प्रोविंशियल रीजन, यानी कि स्टेट लेवल पे हम रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर. द जनरल गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश के लिए गवर्नमेंट जो होती है उसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट. इन इंडिया इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल और स्टेट एक ही बात होती है, रीजन एक ही बात होती है, इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. और तीसरी होती है लोअर लेवल की गवर्नमेंट, जिसको हम शहरों में म्युनिसिपैलिटी कहते हैं और गांव में हम इसको क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं. अब एक नोट है आपके लिए. नोट क्या है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये पावर डिवाइडेड है कि भैया फेडरल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर कानून बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये डिसाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से चीजों के ऊपर कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी चीजों के ऊपर कानून बनाएगा. तो अब यहां पे देखो, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. अब आप देखो, डिफेंस के ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. करेंसी के ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं. मोदी जी ने 500 की नोट बैन की थी, याद है? 1000 की नोट बैन की थी, याद है आपको? तो ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. रेलवे कौन चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद में पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट. एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. बैंकिंग यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है. एजुकेशन कंकरेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और स्टेट गवर्नमेंट भी, नेशनल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों बना सकते हैं. समझ में आया? कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका 2G, 3G, 4G, 5G. ये किसके अंडर आता है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही दिया हुआ है कि कौन सा जो लेवल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, किसके ऊपर कानून बना सकता है. तो इन कंट्री विद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर. किसकी पावर क्या है? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इसे कहते हैं. ठीक है. अब आते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब इसमें क्या क्या आता है? अब आता है शेयरिंग पावर विद डिफरेंट कम्युनिटीज. तो क्या हमने हमारे देश में डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर की? बिल्कुल की. बेल्जियम ने की? बिल्कुल की. श्रीलंका ने की? बिल्कुल नहीं की. पाकिस्तान ने की? बिल्कुल नहीं की. तो अब देखो, पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जैसे हमने हमारे देश में रिलीजियस ग्रुप्स के साथ पावर शेयर की है, बिल्कुल शेयर की है भाई. चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसी हो. पारसी लोग अपना रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, मुस्लिम्स लोग अपना रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, मुस्लिम्स लोग अपना ईद मना सकते हैं, पारसी लोग भी अपना फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद में बुद्धिस्ट लोग क्या अपना बुद्धिज्म फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल. क्रिश्चियन लोग अपनी क्रिश्चियनिटी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल. तो हमने रिलीजियस पावर शेयर की है उनके साथ, बिल्कुल शेयर की है. क्या हमने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी कि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्या हमने उनके साथ पावर शेयर की है? बिल्कुल शेयर की है. कैसे? देखो, हमने तमिलियंस को बोला कि बनाओ तमिल वाला स्टेट, तो तुमने तमिलनाडु बना दिया. हमने संस्कृत भी हमने प्रिजर्व करके रखी है, अभी तक संस्कृत भी बोलते हैं लोग. फिर उसके बाद में कोई मलयाली में बोलता है, कोई बंगाली में बोलता है, कोई अवधी में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, कोई गुजराती में बोलता है, कोई राजस्थानी में बोलता है, कोई भोजपुरी में बोलता है, कोई हरियाणवी में बोलता है. तो हमने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो है, जो भाषा बोलने वाले ग्रुप्स है, जो कम्युनिटीज है, हमने उनके साथ में भी पावर शेयर की है. आपको अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, और अगर आप अपनी भाषा में एग्जाम देना चाहते हो तो आप अपनी भाषा में एग्जाम दे सकते हो. ओनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट. पावर शेयरिंग अमंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन.
तो क्या हमने वीकर सेक्शन के साथ में पावर शेयर किए? क्या हमारे देश में वीकर सेक्शन कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है। क्या हमने इनके साथ पावर शेयर किए? बिल्कुल किए। इन सम कंट्रीज हमारे जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली वीकर एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोशली वीकर कौन है हमारे देश में? विमेन्स है। फिर कौन है? उसके बाद में एससी आते हैं, एसटी आते हैं। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम उनके साथ पावर शेयर करेंगे? बिल्कुल लिखा है। इंडिया में हमने क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व सीट्स दी है? मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करके रखा जाता है और वही लोग वहां से खड़े हो सकते हैं और वही लोग चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में। तो हमने इनके साथ में भी पावर शेयर किया। तीसरा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब देखो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में पावर शेयर करती है? क्या ये भी हक हमने उनको दिया है? बिल्कुल दिया है। जैसे कि अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था, 2024 में इलेक्शन हुआ था, तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन में 543 सीट्स थी। और अगर आपको 543 सीट्स में अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंडिविजुअल को, तो उसके पास लगभग 273 से ऊपर सीट होनी चाहिए। तो अब क्या होता है? बीजेपी की सरकार आती है भैया, तो बीजेपी की जब सरकार आती है तो बीजेपी के पास कितने थे? 240 के, लगभग 240 के आसपास थे। अब बीजेपी इतने में तो सरकार नहीं बना सकती, तो बीजेपी ने क्या किया? 2-3 पॉलिटिकल पार्टी का साथ ले लिया। तो जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी थी, तेलुगु टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी एसपी। तो इन पार्टी का सपोर्ट मोदी जी को मिला, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। और जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। अब यहां पे देखो, ये गवर्नमेंट जो है, अब जब ये सरकार बनी तो बीजेपी ने टीडीपी के कुछ लोगों को बोला होगा कि भैया हमको सपोर्ट दे दो, बदले में हम तुम्हारे कुछ लोगों को मिनिस्टर बना देंगे। बीजेपी ने एसपी को बोला होगा कि भैया हमको सपोर्ट दे दो, हम तुम्हारे लोगों को कुछ मिनिस्टर बना देंगे। तो अब यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे भी पावर शेयरिंग हो रही है। तो इसे ही कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। इट एंश्योर्स दैट नो सिंगल पार्टी होल्ड्स द मोनोपोली ओवर द रीजन। अब यहां पे मैंने कोalition पार्टी का आपका एग्जांपल दिया है। यहां पे आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के साथ में यहां पे एक इंडिविजुअल दिख रहा है, तो ये चंद्रबाबू नायडू है। ये आंध्र प्रदेश के हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है टीडीपी। एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं मोदी जी का। मेट आर वैल्यूड एनडीए पार्टनर। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इनका ग्रुप है। R is an alliance that will further national progress and fulfill regional aspiration. We will serve 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया एंड वर्क टुगेदर। तो यहां पे आप देखो, बीजेपी के पास अकेले के पास में मेजोरिटी नहीं थी, इन सबको साथ में आना पड़ा, जब जाके बीजेपी के पास मेजोरिटी आई। तो इसे कहते हैं पावर शेयरिंग, और इसी का ही एक एग्जांपल है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो समटाइम क्या होता है, पावर शेयरिंग इज डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। यहां पे एनडीए अलायंस है टू कंटेस्ट इलेक्शन। इफ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन। तो ये कोएलिशन है, यानी कि सारी पार्टी साथ में आकर एक कोएलिशन, एक ग्रुप बनाती है, और ग्रुप का नाम क्या है? एनडीए। और इसको लीड कौन कर रहा है? बीजेपी इसको लीड कर रही है। तो यहां पे हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में भी पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बना के रखा है, हमने ये भी उनको फ्रीडम दी है। अब देख, अब आते हैं पावर शेयरिंग अमंग्स प्रेशर ग्रुप। अब ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है? देखो, सरकार जो होती है, सरकार कानून बनाती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं किसी कानून को बनाने के लिए या किसी कानून को विड्रॉ करने के लिए। मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले फार्मर्स के लिए कानून लाया था। अब क्या हुआ? फार्मर्स को कानून पसंद नहीं आया, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। जितने भी फार्मर्स थे पंजाब और हरियाणा के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था सरकार, उसे फार्मर प्रोटेस्ट कहते थे। तो फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से सरकार को वो कानून चेंज करने पड़े। तो प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं किसी पर्टिकुलर कानून को बनाने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर कानून को खारिज करने के लिए। इसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप। तो क्या हमने प्रेशर ग्रुप्स के साथ में भी पावर शेयर की है कि भैया हाँ, तुम भी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो? तो यस, जैसे ट्रेडर लोगों का अपना प्रेशर ग्रुप होता है, बिजनेसमैन लोगों का अपना एक प्रेशर ग्रुप होता है जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि पर्टिकुलर बिजनेस को फायदा पहुंचे, इसीलिए आप ऐसा कानून बनाओ। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का भी एक प्रेशर ग्रुप होता है, जहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगने दो देश में। फिर उसके बाद में फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप होता है, टीचर्स का होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, बहुत सारे मीडिया का भी प्रेशर ग्रुप होता है, स्टूडेंट का भी प्रेशर ग्रुप होता है। सो दे हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, दे इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस। मतलब सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के डिसीजन चेंज किए जा सकते हैं। और आप ये करोगे कब? जब आपको हमने पावर दी तभी ना। चाइना में करके दिखाओ, गोली मार देंगे।
रशिया में करके दिखाओ, गोली मार देंगे। सऊदी अरब में करो, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का ट्राई करो, गोली मार देंगे। लेकिन इंडिया में आप सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो क्योंकि हमने ये पावर ऑलरेडी इनको दी है, राइट। अब एक एमसीक्यू कर लेते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना इसका आंसर क्या है। डच है, फ्रांस है, ब्रसल है, या नन ऑफ द अबव। ये पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज, यहां पे बेल्जियम कैपिटल सिटी की बात हो रही है, तो यहां पे फ्रेंच कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी थी? 54%, 40%, 30% या 20%? याद करो, मैंने आपको एक बताया था कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है, डच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताना। थर्ड, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द बेल्जियम, मतलब पूरे बेल्जियम में मेजोरिटी ऑफ द जनता कौन सी भाषा बोलती है? जर्मन, फ्रेंच, डच या इंग्लिश? तो ये भी आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका by the act which was been passed in 1956? 1956 में जब कानून पास हुआ था, श्रीलंका के जो पॉलिटिशियंस थे सिन्हाला, तो जब उन्होंने मेजोरिटीरिज्म रुख अपनाया था, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने स्टेट लैंग्वेज बनाया था? सिन्हाला, तमिल, हिंदी, इंग्लिश? आपको आंसर बताना है। विच इज द प्रूडेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? प्रूडेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक था मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज, क्या ये पहला? दूसरा, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मॉन्टेस्क्यू, याद करो, बोथ और नन ऑफ द अबव। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर क्लियरली डिवाइडेड है। सेंटर किसके ऊपर कानून बनाएगा, स्टेट किसके ऊपर कानून बनाएगा, और ये दोनों चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो क्या बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? क्या श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? क्या बोथ AN1 यानी कि इंडिया और बेल्जियम, या नन ऑफ द अबव? आंसर आपको बताना है। विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका की सरकार का या देश का कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी? आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट, मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, क्या सिग्निफिकेंस है बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का? कि बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग ने मेजोरिटीरिज्म अपनाया। क्या बेल्जियम पावर शेयरिंग में पावर शेयर इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज? नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है आप लोग बता देना। बेल्जियम अपनी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लक्समबर्ग के साथ, या ऑल ऑफ द अबव? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, राइट। पावर स्ट्रगल डिमांड सेपरेट इल्लम वाज लॉन्च बाय, इल्लम का मतलब होता है कंट्री, मेरे को अलग से कंट्री चाहिए। तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? LTT, अगर आपको याद होगा, और उसका हेड जो था वो था प्रभाकरन। तो अब बताओ वो कौन सी कम्युनिटी थी जिसने ये इल्लम वाली डिमांड रखी थी? क्या वो तमिलियंस थे, बुद्धिस्ट थे, या सिन्हाला थे? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।